आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। इजी अप्रोच टू साइंस चैनल से आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीएच एंड पीओएच की। इस वीडियो में हम पीएच एंड पीओएच की डेफिनेशन को देखेंगे और साथ में हम पीएच स्केल को समझेंगे कि पीएच स्केल क्या है, और वीडियो के लास्ट में हम वाटर की जो एटोमाइजेशन है वो करेंगे और इसका पीएच स्केल के साथ जो रिलेशन है वो हम समझेंगे। तो जी, वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर, पीएच एंड पीओएच। अच्छा जी, देखें, किसी भी चीज़ को अगर हमने चेक करना हो, मेजर करना हो, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ यूनिट्स होते हैं या कोई ना कोई मेथड होता है जिसके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, मसलन हमने फोर्स को मेजर करना हो तो हम उसके लिए यूनिट जो है वो आमतौर पे यूज़ करते हैं न्यूटन का। ठीक है, या किसी भी फ़र्ज़ कर लें इनसे हट के अगर हम आम किसी चीज़ का टेस्ट चेक करना चाह रहे हों, जैसे अगर हमने किसी चीज़ में मिठास चेक करनी हो तो हम जो है वो मुंह के साथ टेस्ट करके बता देते हैं कि जी ये चीज़ इतनी मीठी है। या कोई चीज़ नमकीन हो तो उसका नमकीनपन चेक करने के लिए या उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन चेक करने के लिए, सॉल्ट की मिकदार चेक करने के लिए हम जो है वो बता देते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनको हम ज़ुबान के ज़रिए या देख के उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बता सकते, उसके टेस्ट के बारे में नहीं बता सकते, यानी उनको टेस्ट करना या देखने से कोई आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो याद रखें कि इस तरह के सॉल्यूशंस की जो नेचर है कि वो कौन सी नेचर रखते हैं, उनकी नेचर को चेक करने के लिए जो है ये कॉन्सेप्ट आया है केमिस्ट्री में पीएच एंड पीओएच का। ठीक है, तो ये जो पीएच और पीओएच का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ये आपने याद रखना है कि एक डेनिश साइंटिस्ट था जी। कौन सा? डेनिश साइंटिस्ट था। डेनिश कहते हैं डेनमार्क के रहने वाले साइंटिस्ट को। ठीक है, जो डेनमार्क में लोग रहते हैं उनको हम डेनिश कहते हैं। तो डेनिश केमिस्ट थे, इन्होंने जी 1909 में, ठीक है, इनका नाम था सोरेनसन, ये साइंटिस्ट जो थे इन्होंने केमिस्ट्री में पीएच एंड पीओएच का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो आपने इसको समझना है ज़रा ध्यान से, बिल्कुल इजी है। पीएच, ठीक है, एंड पीओएच, ये दो चीज़ें अलग-अलग हैं। ठीक है, अच्छा, पीएच या पीओएच अगर आप गौर करें तो इसमें जो H है या OH है ये हमें एक हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट की याद दिलाता है। कौन सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट है जी हमारा? यहाँ पे आपको पता है कि जो H है वो क्या है और जो OH है वो क्या है। याद रखें कि यहाँ पे जो OH है वो है जी हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, और यहाँ पे H क्या है जी? यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन है। ठीक है जी, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, अच्छा, अब हाइड्रोजन आयन और जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये एक कॉन्सेप्ट में हमने यूज़ किया था। ठीक है, साइंटिस्ट थे हमारे पास एक आर्हीनियस ने हाइड्रोक्साइड आयन और H आयन को बुनियाद बना के उसने एसिड को और बेस को डिफाइन किया था। ठीक है, हमें पता है कि वो कहता है कि जी एसिड वो चीज़ होगी जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है। ठीक है, वो स्पीशीज़, वो सब्सटेंस जो वाटर में H आयन दे दे वो क्या था? एसिड था, आर्हीनियस के मुताबिक। ठीक है, अच्छा, और OH आयन जो है वो कहता है जो OH आयन देती है उसको वो कहता था बेस। यानी इन दोनों चीज़ों को उसने बुनियाद बना के तो एसिड और बेस की डेफिनेशन की थी। इन्हीं दो चीज़ों को यूज़ करके, H और OH को यूज़ करके, सोरेनसन जो साइंटिस्ट है, डेनिश केमिस्ट है, इसने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसकी मदद से हम किसी भी एसिड की एसिडिटी को चेक कर सकते हैं और किसी भी बेस की एल्कलिडिटी को चेक कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से। ठीक है, कि कोई एसिड कितना एसिडिक है, कोई एसिड कितना बेसिक है, इसकी ये वाली खसूसियात हम ये पीएच और पीओएच के कॉन्सेप्ट को समझ के कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आप इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लिख लें। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इस डेफिनेशन को आप अच्छी तरह समझें कि ये डेफिनेशन में क्या है, फिर आपको इसका जो ज़्यादा है जो आप कॉन्सेप्ट है वो बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसकी देखते हैं पीएच की डेफिनेशन। ठीक है, कि पीएच की डेफिनेशन क्या है। तो पीएच की डेफिनेशन होगी द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव लॉगरिथम का जो वर्ड है ये सबसे ज़्यादा जानदार है, जो पूरी डेफिनेशन में सबसे अहम है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। ठीक है जी। अच्छा, उसकी डेफिनेशन भी देख लें कि क्या हो सकती है। सेम इसी तरह होगी कि इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीओएच। ठीक है जी। अच्छा जी, अब वर्ड आया है हमारे पास नेगेटिव लॉगरिथम का। नेगेटिव लॉगरिथम क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉगरिथम क्या है। लॉगरिथम जो है बच्चों, ये आपने समझना है कि जो लॉगरिथम है ये एक ऐसा ऑपरेटर है, ठीक है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बड़ी वैल्यू को छोटा करके बताती है। ठीक है, या यहाँ पे ऐसे समझ लें कि जो यहाँ पे हमारा वर्ड यूज़ हमने किया था डेफिनेशन में, नेगेटिव लॉगरिथम। नेगेटिव लॉगरिथम ऐसा जो है हमारे पास यहाँ पे एक पैरामीटर है जो क्या करेगा, एक हमारे पास बहुत ही छोटी वैल्यू को जो है वो पॉजिटिव करके दिखाएगा। बहुत ही छोटी, जो छोटी बहुत ज़्यादा होती है वो नेगेटिव में वैल्यू चली जाती है, और जब वो बहुत ज़्यादा छोटी और नेगेटिव में होगी तो उसको यहाँ पे जो हमने वर्ड नेगेटिव लॉगरिथम का यूज़ किया है, वो नेगेटिव लॉगरिथम जो है उस वैल्यू को पॉजिटिव करके दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, ये अभी थोड़ी देर तक जब हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे वाटर की, ऑटो आयनाइजेशन की, तो उसकी डेरिवेशन में आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि जो नेगेटिव लॉगरिथम है वो किस तरह से बहुत जो नेगेटिव वैल्यू जो बहुत छोटी होती है उसको पॉजिटिव करके कैसे दिखाता है। ठीक है, तो ये आपने जो डेफिनेशन है इसको अच्छी तरह से समझें, याद करें। बाकी जो इसकी मज़ीद आपको मैं इसका जो पीएच स्केल है वो समझाता हूँ, क्योंकि पीएच स्केल जब आपको समझ आएगा तो देन ही इसकी आपको डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आएगी, देन ही जो हमने इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी करनी है वो समझ आएगी। तो यहाँ पे आपने जो पीएच स्केल है वो बड़े ध्यान से समझना है कि पीएच स्केल क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पीएच स्केल जो समझाता हूँ, आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है जी। ठीक है जी, ये हमारे पास मैंने यहाँ पर एक लगाई है जी, लाइन लगाई है, इसको आपने समझना है बड़े ध्यान से। ठीक है जी, ये देखें जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हमारे पास 14। लेकिन जी बड़े ध्यान से, बड़े सब्र तहम्मुल के साथ इसको आपने समझना है, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो समझ लें कि आपको जो है वो जो पूरा है जो है टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है जी, ये लें जी, ये हमारे पास ओ है यानी 0 है। ठीक है जी, ये देखें जी, अब पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, देखें इसकी टोटल हैं जी 14 वैल्यूज़ यहाँ पे जो है सॉल्यूशन ने लगाई थी। ठीक है, इसको ज़रा समझना है आपने। ठीक है, इसकी बुनियाद पे वो कहता है कि हम किसी भी सॉल्यूशन को एसिड कह सकते हैं और किसी भी जो है सॉल्यूशन को हम बेस कह सकते हैं, ये वैल्यूज़ निकाल के। ठीक है, ये वैल्यूज़ क्या हैं, पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल की पहले आप यहाँ पे डेफिनेशन देखें, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये कैसे ऑपरेट करता है। ठीक है, सो द पीएच स्केल ऑन विच द डिग्री ऑफ द एसिडिटी और एल्कलिनिटी of the aqueous solution is measured is called pH scale। again सुन लें कि the scale on which the degree of acidity or alkalinity of the aqueous solution is measured is called pH scale। कहता है कि pH scale असल में वो स्केल है जो क्या करता है, किसी भी aqueous solution में एसिडिकपन और बेसिकपन, यानी कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में वो जो हमें बताता है कि वहाँ पे
एसिडिक पन कितना है, बेसिक पन कितना है, यानी कि वो तजाबियत उसमें कितनी है या असासियत कितनी है। ये जो स्केल हमें बताता है कि किसी भी सोल्यूशन में ये दोनों चीज़ें कितनी कितनी परसेंटेज के लिहाज से हैं, कितनी कितनी है, उस स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ये हमें मेजर करके बताता है कि उसमें असल में जो हाइड्रोजन आयन है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है या OH की कंसंट्रेशन कितनी है, ये हमें बताएगा। ठीक है, इससे पहले आपको थोड़ा सा और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो P है और यहाँ पे भी P आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लें, फिर ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखें, हमें H का पता है हाइड्रोजन आयन है, OH का भी पता है हाइड्रोक्साइड आयन है, लेकिन यहाँ पे जो P का वर्ड आ रहा है, यहाँ पे P का क्या मतलब है, तो आपने जो P का वर्ड है ना, आपने याद रखना है कि ये एक जो है डेनिश वर्ड है। ठीक है जी, डेनिश वर्ड है पहले नंबर पे, तो क्योंकि बंदा डेनमार्क का रहने वाला था तो ज़ाहिर है उसने अपनी लैंग्वेज से ही इसको अखज़ किया है। जो P है ना, ठीक है जी, इसका ये जो है इसका मतलब होता है पोटेंट। ठीक है, पोटेंट से जो हम पोटेंट का जो है ना P यूज़ करके यहाँ पे लिखते हैं PH। अच्छा, पोटेंट का मतलब क्या होता है, पोटेंट का मतलब होता है पावर, पार। ठीक है जी, ताकत कह लें, पार कह लें, यहाँ पे इसको कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे P लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ आ जानी चाहिए कि P मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, या आप कह लें कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन के लिए यूज़ होता है, पार के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर ये MCQs आ जाए कि P स्टैंड्स फॉर, तो आपने कहना है कि P स्टैंड्स फॉर पोटेंट और पोटेंट मीन पार। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको जो है स्केल को समझने की कोशिश करते हैं कि स्केल क्या हमें बताता है, किस तरह ये हमें किसी सोल्यूशन में जो है एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में नॉलेज देता है, इस बात को हम समझते हैं। ठीक है जी, तो आए जी, ये स्केल जो है टोटल इसमें 14 नंबर्स हैं। कितने हैं जी, 14 नंबर्स। ठीक है, इन 14 नंबर को आपने समझना है। 14 एक इवन जो है डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 7 पे आते हैं, ठीक है जी, 7 पे यानी यहाँ पे आते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये आपके पास जो है तकरीबन जो है बिल्कुल कह लें कि दरमियान में समझा जाता है। ठीक है, दरमियान वाला डिजिट है। ऐसा सोल्यूशन, अगर आप कोई सोल्यूशन जो है आपको मिला है और आप उस सोल्यूशन की पीएच चेक करते हैं, ठीक है, किस तरह पीएच चेक करते हैं वो अलग से टॉपिक है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। तो किसी भी सोल्यूशन की आप पीएच चेक करते हैं, तो अगर तो उस सोल्यूशन की जो पीएच है 7 आती है, ठीक है, पीएच क्या आती है, 7 आती है, यानी उसकी पावर जो है, यानी उसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, उसमें हाइड्रोजन आयन की जो पावर है वो अगर 7 आती है, तो देन इसका मतलब ये होता है, ये समझा जाता है, या इस स्केल के मुताबिक वो वाला जो सोल्यूशन होगा वो होगा न्यूट्रल होगा। ठीक है जी, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन जिसकी पीएच क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा उसके बाद अगर हम ऊपर को मूव करते हैं, यानी कि इस तरफ को मूव करते हैं, ऊपर चलते जाते हैं ऐसे करके, ठीक है, अच्छा जी, या फिर हम नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड भी हम मूव कर सकते हैं। देखें, इस स्केल में जब आप डाउनवर्ड मूव करते हो तो आपको ये वैल्यूज़ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, जब आप अपवर्ड मूव करते हो तो देन आपको ये वाली वैल्यूज़ कम होती दिखाई देती हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपने ज़रा ज़हन में रखनी है, इसको समझना है। अगर तो देखें हम इस तरफ को जाते हैं, अपवर्ड जाते हैं, तो अपवर्ड जो है जितनी भी वैल्यूज़ हैं 7 से ऊपर ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो उस सोल्यूशन की एसिडिटी को बताएंगी कि वो सोल्यूशन कितना एसिडिक है। ठीक है जी, तो उसकी एसिडिटी को बताने के लिए ये वाले नंबर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे हम जो है इसको पार्शियल कर लेते हैं, इसकी जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जो है ना 6 से जो 5 के दरमियान, ये वाले 6 से 5 के दरमियान जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है जी, 6 के और 5 के दरमियान जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उनकी जो नेचर होगी वो होगी एसिडिक। और एसिडिक कौन सी होगी, लाइट एसिडिक होगी। ठीक है जी, तो हम इसको लिख लेते हैं स्लाइटली एसिडिक। ठीक है जी, स्लाइटली एसिडिक होगा वो सॉल्यूशन जिसकी पीएच ये वाली होगी, इसके दरमियान में होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आती है बारी जी 4 और 3 की। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच 4 और 3 के दरमियान में होगी उसको हम मॉडरेट
ठीक है जी। मॉडरेट एसिड कह सकते हैं जी। क्या कह सकते हैं जी? मॉडरेट एसिड, यानी कि उसकी जो पीएच है वो बहुत थोड़ी नहीं है जिस तरह इसकी थी, ठीक है, और जो है ना उसकी पीएच जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपने डिजिट्स पे नहीं जाना कि जी डिजिट्स तो कम हो रहे हैं, इसकी बेसिसिटी की जो पावर है वो, सॉरी एसिडिटी की जो पावर है या उसके एसिडिकपन तेजाबीपन की जो पावर है, सलाहियत है, वैल्यू जो है वो इस तरफ को बढ़ती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर को जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो आपको मोर एसिड या हाईली जो है वो एसिड मिलेगा, ठीक है ना। यानी जिसकी पीएच 3 से ऑनवर्ड होगी, ऊपर ऊपर की तरफ होगी, थोड़ी होगी, 3 से थोड़ी होगी, जैसे 2 है तो 1 है, इस तरह। तो वैसे वैसे जैसे आप ऊपर को जा रहे हैं तो इसकी जो है एसिडिटी वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, इंक्रीजिंग पीएच, ठीक है जी, इंक्रीजिंग पीएच। ये आपने इसको अच्छी तरह समझना है कि ऊपर को जाते हैं, बेशक नंबर यानी वैल्यू वाइज छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन उसकी बेसिस एसिडिटी जो है वो क्या होती जा रही है? ऊपर को जाते हैं तो वो बढ़ती है। सेम इसी तरह जब आप 7 से नीचे आते हैं, ठीक है, यानी कि आप नीचे आ रहे हैं, तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे ही इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऊपर से नीचे आते जाएं, ठीक है, उसकी जो है बेसिसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता कैसे? इसकी भी सेम आप इसको कर सकते हैं। पहले जो इस बेस आएंगे, बेसिस आएंगी, अगर जिनकी पीएच 8 और 9 होगी, ठीक है, उनको आमतौर पर स्लाइटली बेसिक समझा जाता है जी, ठीक है जी, स्लाइटली बेसिक समझा जाता है, ठीक है। और जिनकी जो है बेसिसिटी या एल्कलिनिटी जो 10 और 11 के दरमियान में आती है, इसको हम क्या कहते हैं जी? मॉडरेट बेस, ठीक है जी, यानी दरमियाने, एवरेज। उसके अलावा जिनकी पीएच नीचे आती है 12, 19 और 14, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, यानी कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं इस तरफ, वैसे वैसे वो क्या होती जा रही है? हाईली होती जा रही है, ठीक है ना, हाईली बेसिस। तो ये हमारे पास हाईली बेसिस होंगे जिनकी पीएच 12, 13 और 14 होगी। ये आपने इसको जेन में रखना है। ये इसकी जो है मैंने डिविजन्स बनाई हैं कि कोई एसिड कितना बेसिक है। अगर फ़र्ज़ करें ये वाला सोल्यूशन इसकी और इसकी अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये ज़्यादा बेसिक होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन सोल्यूशन। इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाएं तो जो 5 है और 2 है, इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? जिसकी पीएच क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इसमें समझनी है कि पीएच स्केल को पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, ठीक है जी। ये है बाकी सारी जो है इसकी पीएच स्केल की जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने देना था, ठीक है। इसको अगेन आप ध्यान से इसको समझें कि किस तरह पीएच स्केल को समझते हैं, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि लॉग और नेगेटिव लॉग का यहाँ पे क्या चक्कर है, जो डेफिनेशन में आया है वो हम यहाँ पे हमें एक फिनोमिना करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, जिससे हमें ये समझ आएगी कि नेगेटिव जो लॉग है इसका पीएच वाले टॉपिक में क्या हिस्सा है या क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो आए जी हम समझते हैं इसको। यहाँ पे इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है, और हम जो है यहाँ पे टॉपिक करते हैं। यहाँ पे आप लिख लें बेसिस, ठीक है जी, और यहाँ पे लिख लें आप एसिड्स, ठीक है जी, एसिड्स, यानी कि ये सारे एसिड्स हैं, ये सारे बेसिस हैं, ठीक है। तो जी अब हम समझते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है असल में, ठीक है जी। इसको आपने ज़हन में रखना है जी, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या चीज़ है जी, ये ज़रा समझना है, ठीक है। इसका टॉपिक से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, ठीक है जी। बड़े ध्यान से बिल्कुल तहम्मुल के आपके साथ आपने समझना है। ये हमारे पास है जी वाटर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी? वाटर। वाटर की जो आयनाइजेशन हो जाती है हाइड्रोजन आयन में, ठीक है जी, और हाइड्रोक्साइड आयन में, ये हमें पता है, ठीक है जी,
कि वाटर जब आयोनाइज होता है तो उसमें दो चीज़ें बनती हैं, एक हाइड्रोजन आयन बनता है और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। तो ये हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, इस पे हमने जो है इसका हमने Kc निकालना है, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। उसके बाद हम इसकी आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे। आयनिक प्रोडक्ट के बाद हम इसका एंटी लॉग लेंगे, सॉरी नेगेटिव लॉग लेंगे, और वो नेगेटिव लॉग लेके हम ये वाला स्केल प्रूव करेंगे। ठीक है जी। तो आए ज़रा इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका लेते हैं जी Kc। ठीक है जी, Kc कैसे लेते हैं, हमने इसके पढ़ा हुआ है डिटेल के साथ Kc क्या चीज़ है और कैसे लेते हैं जी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो ऊपर आ जाती हैं। ठीक है जी, ये देखें ऊपर आ गई हमारे पास, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो किधर आ जाते होते हैं जी, नीचे आ जाते होते हैं। लें जी, ये सिंपल मैंने लिख दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, यहाँ पे जो वाटर है, ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन तकरीबन सेम रहती है। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ से उस तरफ ले जा सकते हैं। ये बात डिटेल के साथ हो गई है। ठीक है, किस तरह लेके जाएंगे जी, Kc जो है यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। लें जी, ये चीज़ है, ज़रा इसको समझें आप। ठीक है, यहाँ पे वाटर को Kc के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, Kc प्रोडक्ट उसकी किसके साथ बन रही है, वाटर के साथ बन रही है, प्योर वाटर के साथ। अच्छा, इस यहाँ पे ये जो चीज़ है हमारे पास, ये वाटर की आयनिक प्रोडक्ट है। ये देखें वाटर जो है वो आयंस में कन्वर्ट हुआ हुआ है और उन दो आयंस की प्रोडक्ट है दोनों। तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि ये दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, ये चूँकि आयनिक प्रोडक्ट इसके इक्वल है और आयनिक प्रोडक्ट को हम आम तौर पे लिख लेते हैं जी KW। ठीक है जी, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं KW। चलें जी, मैं यहाँ पे पहले इसको लिख लेता हूँ, Kc वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू KW। अब हम इसकी जगह पे लिखेंगे KW। अच्छा जी, KW इज इक्वल टू, ठीक है जी, नेक्स्ट OH लें जी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये है जी, हम इसको कह रहे थे कि ये क्या है जी, आयनिक प्रोडक्ट, या आप लिख भी लें साथ छोटा सा कि ये क्या है, हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात समझने वाली है कि आयनिक प्रोडक्ट जो है कैसे आगे प्रोसीड होगी या इसके साथ कैसे होगा। अब देखें, इसको बात को समझना है आपने कि ये जो आयंस बने हैं वाटर के, एक मॉलिक्यूल के हमने यहाँ पे आयंस बनाए हैं, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू जो आती होती है आयनिक प्रोडक्ट की, वो होती है जी हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ KW इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है जो हमारे पास आई है। इसको आपने समझना है ज़रा ध्यान से। ठीक है, अब देखें ये किसकी वैल्यू है, आयनिक प्रोडक्ट की, यानी कि अगर हम इसको समझें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है, ये चूँकि आयनिक प्रोडक्ट है और इसकी वैल्यू जो है ये कैलकुलेट की गई है। ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या, अब आपने देखना है, इस बात को ज़रा ध्यान से समझना है कि ये जो है हमारे पास, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना 10⁻⁻14, ठीक है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर आप इसको पॉजिटिव करें, ठीक है, तो ये क्या होगा भला, ये बनेगा 1/10⁻14। ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इतने मॉलिक्यूल हों, वाटर के इतने मॉलिक्यूल हों, और ये एक बहुत बड़ी रकम है, ठीक है, इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल हों और उन मॉलिक्यूल्स में से तब सिर्फ और सिर्फ एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज होता है। ठीक है जी, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल सिर्फ आयोनाइज हुआ है, कितने मॉलिक्यूल्स में से, 10⁻14 में से, 10⁻14 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ है। इसलिए हमने इस
पूरे मॉलिक्यूल की जो आयनाइजेशन के बराबर इसको लिखा है। ठीक है जी। नेक्स्ट आए ज़रा देखें इसको हम किस तरह कैसे करेंगे। अब देखें एक और कंसेप्ट है यहाँ पे। देखें अगर एक हाइड्रोजन आयन बन रहा है तो हाइड्रोक्साइल आयन भी कितने बन रहे हैं, एक ही बनता है। ठीक है, बिल्कुल बराबर। जब भी वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा उसमें एक जो है 1 हाइड्रोजन आयन बनेगा और 1 ही हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। तो यहाँ पे फिर हम इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इक्वल फ़र्ज़ करेंगे। ठीक है, तो देखें ज़रा समझें इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखें यहाँ पे जो हमारे पास H और OH हैं उनकी मिकदार क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, वो इक्वल है, बराबर है। सो हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा हम जो है इसकी जगह पे इसकी सब्स्टिट्यूशन करके, यानी इसकी जगह पे हम हाइड्रोजन ही पुट करके जो है pH निकालेंगे और बाद में जो है H की जगह जो OH यानी कि H की जगह पे OH पुट करके तो हम POH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलें जी हम शुरू करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन करके। इसकी कैसे करेंगे, इसको बहुत सिंपल है कि अगर मैं यहाँ पे देखें ज़रा समझें इस बात को, ये है ठीक है, इसकी जगह पे अगर मैं ये लगा दूँ, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है, तो ये इशू नहीं होना चाहिए कि ये कैसे आ गया। ठीक है जी, 10⁻⁻14 ये देखें जी। ठीक है, अब हुआ क्या है, मैंने सेम लिखा है। अब यहाँ पे मैं करूँगा इसको सही करके लिखूँगा, हाइड्रोजन क्या लिखूँगा जी, ये देखें लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे मैं इसको लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमें पता है कि जी ये इक्वल हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इक्वल लिख दिया। हमारे सामने क्या है जी, यहाँ पे 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, ये चूँकि दो चीज़ें हैं और सेम है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो क्या आंसर बनेगा जी, हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हमारे पास आ रहा है जी, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। ये ज़रा बात समझने की है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें चूँकि हम जा रहे हैं किसकी तरफ, हम असल में चाह रहे हैं pH की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर का कोई चक्कर नहीं है हाइड्रोजन के साथ, लिहाजा हम क्या करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करना है। ठीक है जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चलें जी, जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे इस तरफ भी आएगा 10⁻⁻14, यहाँ पे भी आएगा, दोनों तरफ आएगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट आएगा, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से जो 14 है वो कटने के बाद कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा जी हमारे पास 7। ठीक है जी, मैं यहाँ पे एक स्टेप जो है ना वो बढ़ा के आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे। ये देखें, ये इस तरह हो सकता है -7 2। ठीक है जी, क्योंकि ये पावर के साथ मल्टीप्लाई होके सेम चीज़ बनाएंगी। तो देखें अब ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा जी, यहाँ पे ध्यान करें ज़रा, हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू क्या बचा है हमारे पास, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। ये हमारे पास एक यहाँ पे एक रिज़ल्ट आया है। ठीक है जी, ठीक है जी, इस रिज़ल्ट को आपने ज़हन में रखना है। इस रिज़ल्ट से हम आगे जो है वो मूव करेंगे कि ये जो है कैसे आगे मूव करके हमें ये एक प्रॉपर वैल्यू दे देता है जी। अब हम क्या करते हैं, आपने लिखना है जी टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट आपने क्या ले लेना है जी, नेगेटिव लॉग ले लेना है। ये देखें नेगेटिव लॉग, इस तरफ क्या है जी, h है तो वो मैंने लगा दिया ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास h था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या बचा है जी, नेगेटिव लॉग और साथ में आपकी वैल्यू आई है न्यूमेरिकल वैल्यू 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। अच्छा जी, इसको देखें, मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव लॉग मतलब p होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव लॉग की जगह पे क्या लगाएंगे, p लगा सकते हैं। p
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये नेगेटिव है। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के 3rd चैप्टर में लॉगरिथम वाला जो चैप्टर था, वहाँ पे आपने देखा था कि जो पावर होती है लॉग वाले जो बेस होता है उसकी पावर क्या आ जाती है, शुरू में आ जाती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव लॉग है, यहाँ पे नेगेटिव है, और वो वाली जब नेगेटिव पावर यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, ठीक है। देखें मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ करके, ये देखें बाकी जो है उधर लॉग की वैल्यू जो है वो 1 रह जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, pH, और ये वाला जब नेगेटिव अंदर वाले नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7, और 7 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 7 आएगी, ठीक है। ये हमने क्या कर ली, pH कैलकुलेट कर ली है जी वाटर की, ठीक है ना। यहाँ पे तो जब 7 pH है तो इसका मतलब वाटर क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, उसकी pH क्योंकि 7 आ रही है, ठीक है। अच्छा, सेम अगर आप यही चीज़ अगर आप OH के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो सेम आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, H लगाया है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे OH लगाएंगे। जब OH लगाएंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा ऐसे ही, ठीक है। आप इसको जो है इसका बाद में स्क्वायर रूट लेंगे OH का, यहाँ पे OH आएगा, OH का स्क्वायर आउट करेंगे तो वो कैंसिल आउट होके यहाँ पे सिर्फ OH आएगा, बाकी वैल्यू सेम आनी है, हर चीज़ सेम आएगी, ठीक है। यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे 7 ही आएगा, यानी कि मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख देता हूँ जी, सिमिलरली POH इज़ 7, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे मैं अगेन कह रहा हूँ कि जैसे आप हमने कहा ना कि इक्वल हैं, तो आप H की जगह पे OH रखेंगे, यहाँ पे ये इसका स्क्वायर बनेगा OH का जब स्क्वायर बनेगा तो वो कटने के बाद सेम चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास फाइनल जो है वो POH आएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है जी, POH की वैल्यू, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने निकालना है आयनिक प्रोडक्ट यहाँ पे, यानी जो है ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उसको हम क्या कर देंगे ऐड, यानी pH प्लस POH इज इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू है इसको प्लस करेंगे, ये कितनी है जी 7 प्लस 7, ठीक है जी। 7 प्लस 7 कितना होता है जी 14 होता है। तो ये हमारे पास दोनों की जो वैल्यू है वो सम के बाद आएगी जी 14, ये हमारे पास वैल्यू आई है टोटल, यानी कि स्केल में इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। मैक्सिमम जो वैल्यू है दोनों की अगर आप ऐड करें तो वो 14 बनती है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आ सकती, ये देखें, ठीक है जी। ये हमारा जो है तकरीबन इसका जो ये वाला था ऑटो आयनाइजेशन वाला टॉपिक वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक स्टेप इसका और आप कर सकते हैं, यहाँ से P कॉमन लें, ठीक है। अंदर क्या बच गया हमारे पास H, और क्या बच गया जी हमारे पास OH, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बच गई, ठीक है। और ये किसके बराबर हैं, ठीक है। अगर हम इसको आयंस की फॉर्म में करें तो ये किसके बराबर है जी हमारे पास KW के, आयनिक प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं अगर सारा का जो अगर आप कंक्लूजन निकालें तो POH इज़ इक्वल टू PKW इज़ इक्वल टू 14, ठीक है जी। ये आपका जो है ना टोटल जो है रिज़ल्ट है यहाँ पे, ये देखें जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ बातें आपने याद रखनी हैं वो ये हैं, ठीक है। यानी कि इसके कुछ कंक्लूजन आपने याद रखने हैं। वैसे तो मैंने वो बातें आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं जो आपने, लेकिन उसको अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है कि हमेशा pH जो है सिर्फ वाटर है जिसकी न्यूट्रल होगी, या कोई भी सॉल्यूशन जिसकी pH 7 हो वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। जैसे वाटर है, इसकी मिसाल सिंपल, यानी मैं इसके आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें। पहला पॉइंट जी आप लिखें यहाँ पे, ठीक है, कि न्यूट्रल सॉल्यूशन always having pH 7, ठीक है जी। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। अच्छा, अगर आप याद रखने के लिए सेकंड पॉइंट रखना चाहें तो सेकंड पे आप क्या होगा, द pH of the
acidic acid is the pH of acids is always कितनी होती है जी, लेस देन 7 से हमेशा कम होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आप इसका एक और पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहें, वो कौन सा है जी, ये मैंने आपको वैसे करवाया हुआ है कि द pH of the basic base is always greater than, अच्छा जी, greater than 7। सिंपल सी बात है, greater than 7 से ज़्यादा होगी तो वो चीज़ें बेस में आ जाएंगी, अगर थोड़ी होगी तो वो चीज़ जो है उसमें एसिड में चली जाएगी, अगर पूरी 7 होगी तो वो चीज़ किस में चली जाएगी, वो हमारे पास न्यूट्रल में चली जाएगी। तो ये हमारे पास जो 3 पॉइंट्स हैं आपने याद रखने हैं हमेशा, जो आपने कभी भी भूलने नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो है, अगर आपसे कोई रेंजेस पूछता है एमसीक्यूज़ में कि इसकी रेंजेस क्या हैं पीएच स्केल की, तो अगर आपने यहाँ पे रेंजेस का भी जो है ना पॉइंट वो भी लिख लें रेंज का, तो रेंज आपको पता ही है, यहाँ पे नंबर दे दें 4, ठीक है। रेंज कितनी होती है जी, द रेंज ऑफ द पीएच स्केल इज़ 14। लें जी, ये 4 पॉइंट्स जो हैं आप एंड पे जो है कंक्लूजन पे लिख सकते हैं, इस सारे टॉपिक का कंक्लूजन ये है, ठीक है। तो ये भी 4 पॉइंट्स लिखें आप, ये जो है सारी डिटेल जो है ये भी आप लिखें। तो आज का टॉपिक हमारा पीएच एंड पीओएच का जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई आपका क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी कमेंट करें, हम आपको आपके जो मैसेज का जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।